सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 9 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। और हाँ, आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले आप सभी को विश यू वेरी हैप्पी रक्षाबंधन। आप सभी बहनों को, आप सभी भाइयों को मेरी ओर से, मेरे फैमिली की ओर से आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न के साथ। तो इसमें पूछ रहे हैं कि 25वां शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन शिखर सम्मेलन ये कहां पर होगा। तो सही उत्तर है चाइना में होगा। तो 2025 में जो ये SCO शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो ये समिट है, जो ये सम्मेलन है, एक तो याद रखना इस बार ये 25वां ही एडिशन है इसका। यह भी 31 अगस्त को शुरू होगा और 1 सितंबर 2025 तक चलेगा। और कहां पर होगा? चाइना में, चाइना के तियानजिन में। आपको याद है लास्ट ईयर जो इसका 24वां समिट था कहां पर हुआ था? कजाकिस्तान के अस्ताना में हुआ था। ठीक है, तो इसमें ये याद रखना। यहाँ पे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको बताता हूँ, फिर कुछ इंपॉर्टेंट समिट्स भी आपको रिवाइज करवाऊंगा। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, देखो इसमें शुरुआत में 5 देश थे, तो इसको शंघाई 5 के नाम से जानते थे। इसका फॉर्मेशन हुआ था 1996 में। फिर 2001 में इसका छठा देश बना था, छठा सदस्य देश उज्बेकिस्तान बना था और इसका नाम भी उसी वर्ष बदला गया था, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन हो गया था। फिर 2017 में भारत पाकिस्तान इसमें शामिल हुए थे 7वें और 8वें सदस्य के रूप में। और अभी पिछले साल 2023 में ईरान इसका 9वां सदस्य बना और पिछले साल बेलारूस इसका 10वां सदस्य बना था। सबसे नवीनतम सदस्य अभी 10वें नंबर का है बेलारूस। हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना में, हेड है झांगमिंग। और ये भी याद रखना इसके ऑब्जर्वर कंट्री कौन है? अफगानिस्तान और मंगोलिया। अच्छा, ये एक अच्छा प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि कौन सा सेंट्रल एशियन कंट्री है जो कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य नहीं है। देखो 5 हैं सेंट्रल एशियन कंट्रीज, 5 हैं। कौन कौन से? कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान। इसमें से 4 इसके सदस्य हैं और 1 नहीं है। तो याद रखना कौन सा वाला? तुर्कमेनिस्तान। और कैसे याद रखोगे? इसकी एक ट्रिक ऐसे बना लो कि तुर्कमेनिस्तान में तर्क आ रहा है, पहले तर्क, तो ये हर बात पे तर्क देता रहता है, तर्क वितर्क करता रहता है। तो शंघाई में ऐसे लोग नहीं चलते जो तर्क वितर्क करते रहे, तो इसलिए इसको सदस्य नहीं बनाया। एक ट्रिक हो जाएगी, तो आपको याद रहेगा ये। फिर बाकी कुछ इंपॉर्टेंट समिट्स 2025 में हुई है या होने वाली है, वो मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। अभी G7 समिट हुई थी 2025 में। कहाँ पे? कनाडा में। G20 समिट 2025 में होस्ट कर रहा है साउथ अफ्रीका। 2025 में ब्रिक्स समिट ये हुई ब्राजील में। और अगले साल वाली भी याद रखना, ब्रिक्स समिट जो 18वां एडिशन होगा वो भारत होस्ट करेगा। क्वाड समिट इस बार भारत होस्ट कर रहा है। और इस साल आसियान समिट ये हुई कुआलालंपुर मलेशिया में। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट 2025 में होस्ट कर रहा है, ये हमने आज पढ़ी लिया, तियानजिन चीन। नाटो समिट 2025 में होस्ट कर रहा है हैग नीदरलैंड। और इस साल बिम्स्टेक समिट हुई थी बैंकॉक थाईलैंड में। और अगले 2 सालों के लिए इसकी अध्यक्षता संभाल ली बांग्लादेश ने। और 2025 में कोप 30 का आयोजन ये होगा ब्राजील में। पिछले साल कोप 29 का आयोजन बाकू अजरबैजान में हुआ था। और इंटरपोल की गवर्नेंस कमेटी की अध्यक्षता ये किसने की है? यूनाइटेड अरब अमीरात ने। ठीक है, तो ये सभी इंपॉर्टेंट समिट्स थी, मैंने आपको रिवाइज कराई, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लो कि अभी हाल ही में खाद्य एवं शांति के लिए MS स्वामीनाथन पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता कौन बने हैं? तो आंसर होगा डॉक्टर आर्यनारे। तो एक्चुअली में अभी 7 अगस्त को MS स्वामीनाथन जी की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में नई दिल्ली में MS स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। कहाँ पे? नई दिल्ली में। एक तो यही प्रश्न बन जाता है। और इसी मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनके नाम पर एक वैश्विक पुरस्कार जिसे कहा खाद्य एवं शांति के लिए MS स्वामीनाथन पुरस्कार की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य है विकासशील देशों में खाद्य सुरक्षा और टिकाऊ कृषि में अग्रणी योगदान को मान्यता देना। और इस पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता कौन बने हैं? नाइजीरियाई वैज्ञानिक हैं ये डॉक्टर आर्यनारे। नाइजीरिया देश के वैज्ञानिक हैं डॉक्टर आर्यनारे, ये इस पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता हैं। तो प्रश्न इंपॉर्टेंट रहेगा भैया। और इनको नाइजीरिया में भुखमरी कम करने में उनके परिवर्तनकारी कार्यों के लिए ये सम्मान मिल रहा है। ठीक है, तो पहली बार ये हमने पुरस्कार की घोषणा की है, शुरुआत की है MS स्वामीनाथन जी के नाम पे। पहली बार किसे दिया गया, वो किस देश से संबंधित है, ये सारे पॉइंट्स आप ध्यान में रखना। अब वैसे तो अवार्ड वाला प्रश्न है, तो कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स मैं आपको रिवाइज करवाऊंगा, लेकिन उससे पहले MS स्वामीनाथन जी की भी बात हो रही है, तो इनसे संबंधित क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं आपके एग्जाम के लिए, वो देख लो एक बार। अभी एक तो आपको याद होगा, महाराष्ट्र सरकार ने अभी 7 अगस्त को जो इनकी जयंती होती है उस दिन एक नए दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है, सतत कृषि दिवस।
उसके अलावा आप जानते ही हो इन्हें भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है और विश्व में हरित क्रांति का जनक किन्हें कहते हैं? नॉर्मन बोरलॉग को कहते हैं, वो अमेरिकी थे। उसके अलावा 2024 में भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न इनको मिला। इनका जन्म हुआ था 7 अगस्त 1925 में। कहाँ में हुआ था? तमिलनाडु में। और यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने उन्हें आर्थिक पारिस्थितिकी का जनक, फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी भी कहा है। एमएस स्वामीनाथन जी ने ही एमएसपी को लागत का 1.5 गुना करने की सिफारिश की थी। एमएसपी यानी कि मिनिमम फूड प्राइस। पहला विश्व खाद्य पुरस्कार भी इन्हें ही मिला था 1987 में। और अभी इनके ऊपर एक बुक आई है, एमएस स्वामीनाथन द मैन हू फेड इंडिया। अभी 2-3 दिन पहले ही हमने पढ़ी इस बुक के बारे में। किसने लिखा? प्रियंबदा जयकुमार ने। तो एमएस स्वामीनाथन जी से ही 2-3 करंट अफेयर्स के प्रश्न अभी 2-4 दिन के अंदर अंदर हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। एक तो ये पुरस्कार जो मैंने आज बताया, एक ये बुक, और ये महाराष्ट्र ने इनकी जयंती को ये दिवस मनाया, सतत कृषि दिवस। ठीक है, तो ये सब बातें ध्यान में रखना। आने वाले एग्जाम में इनके ऊपर कोई ना कोई प्रश्न आपको देखने को जरूर मिलेगा। अब आज का हमारा प्रश्न अवार्ड वाला था। कुछ अवार्ड्स के प्रश्न मैं आपको रिवाइज कराऊंगा, ध्यान से सुनना। जैसे कि अभी 34वां सरस्वती सम्मान 2024 के लिए दिया गया साधु भद्रेश दास को, संस्कृत विद्वान है, उनकी पुस्तक स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा के लिए। विंडहैम कैंपबेल पुरस्कार 2025 राणा दास गुप्ता को दिया गया, भारतीय मूल की ब्रिटिश लेखक है। राष्ट्रीय समुद्र वरुण पुरस्कार राजेश उन्नी को दिया गया, समुद्री क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च सम्मान है। सुदर्शन पटनायक जी को, जो कि आप जानते हो उड़ीसा के रेत कलाकार है, रेत से आकृतियां बनाते हैं। अभी इनको फ्रेड डॉरिंगटन पुरस्कार मिला और ये पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय बने थे, ये इंग्लैंड में मिला। पी शिवकामी वर्चुअल दलित साहित्य पुरस्कार 2025 मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्रीलंका का सर्वोच्च सम्मान मित्र विभूषण मिला। टोक्यो में लेजेंड्स ऑफ एंडोस्कोपी पुरस्कार मिला डॉक्टर डी नागेश्वर रेड्डी को। किस राज्य को आधार कार्यान्वयन में उत्कृष्टता के लिए 2 UIDAI पुरस्कारों से सम्मानित किया गया? मेघालय। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ग्लोबल यंग लीडर फॉर द ईयर 2025 किस मंत्री को चुना गया? हमारे जो एविएशन मंत्री हैं, नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू। वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2025 चुना गया समर अबू एलफ को, ये फिलिस्तीनी फोटोग्राफर है। ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में आरबीआई से यूनिवर्सल बैंक का दर्जा पाने वाला पहला स्मॉल फाइनेंस बैंक अभी कौन सा बन गया है? तो आंसर होगा एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। ये भी अच्छा प्रश्न है, इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क करो। मैंने कहा ना आज अच्छे प्रश्न मिलेंगे, क्योंकि आज एक बहुत अच्छा दिन है, रक्षाबंधन है। तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ये भारत का पहला स्मॉल फाइनेंस बैंक बन गया है, जिसे आरबीआई से यूनिवर्सल बैंक के लिए सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है, और ऐसी मंजूरी पाने वाला ये पहला स्मॉल फाइनेंस बैंक बन गया। तो याद रखना इसको। और आप यूं भी कह सकते हो कि लगभग 11 साल के बाद किसी बैंक को इस तरह की मंजूरी मिली है। आखिरी बार आरबीआई ने साल 2014 में बंधन बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को यूनिवर्सल बैंक का दर्जा दिया था। यूनिवर्सल बैंक की बात कर रहे हैं, क्या होता है ये? आप यूं समझो ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें बैंक कई तरह की सेवाएं सर्विसेज देते हैं। इसमें पैसा जमा करना, लोन देना, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और एसेट मैनेजमेंट जैसी चीजें शामिल हैं। और जो साधारण बैंक होते हैं या तो वो लोन देते हैं या इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन ये जो यूनिवर्सल बैंक है ये सब काम करते हैं। तो इस तरह से यूनिवर्सल बैंक का दर्जा पाने वाला ये पहला स्मॉल फाइनेंस बैंक बन गया। यही पूछेंगे एग्जाम में, तो कौन सा वाला आंसर करना? एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। एयू स्मॉल फाइनेंस के बारे में बात करते हैं। कुछ बता दूं मैं आपको इसके बारे में। जैसे कि इसकी शुरुआत तो 1996 में हो गई थी। तब ये एक मोटर गाड़ी फाइनेंस करने वाली एक कंपनी के तौर पर इसकी शुरुआत हुई थी। फिर 2017 में स्मॉल फाइनेंस बैंक बना था ये, और एमडी सीईओ इसके संजय अग्रवाल हैं। हेडक्वार्टर जयपुर राजस्थान में है। इसकी टैगलाइन होती है बदलाव हमसे है। अच्छा, एक प्रश्न यहाँ पे मैं आपको कराता हूँ, ये एग्जाम में आप देख सकते हो पूछा गया प्रश्न है कि भारत का पहला स्मॉल फाइनेंस बैंक ये कौन सा था? ऑप्शन आपके सामने देखो, पूरा प्रश्न मैंने रख दिया है आपके सामने, तो बताओ आंसर क्या होगा? तो याद रखना इसका आंसर होगा कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक। इसी तरह से एक प्रश्न ऐसे भी आता है कि भारत का पहला पेमेंट बैंक कौन सा था? ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछा गया है, और वो प्रश्न तो मैं आपको कई बार बता भी चुका हूं। उसका आंसर मैं आपको नहीं दूंगा, ये आपके लिए आज का होमवर्क प्रश्न रहेगा। भारत का पहला पेमेंट बैंक कौन सा था, बताना है आपको। हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे, हाल ही में किशोर कानून अधिनियम के तहत सांकेतिक भाषा विशेषज्ञों को न्यायिक पैनल में शामिल करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो आंसर होगा पंजाब। तो किशोर न्याय अधिनियम, इसे जुवेनाइल जस्टिस एक्ट कहते हैं। ये उन कानूनों की बात करता है जो बच्चों या किशोरों से जुड़े मामलों को देखता है, जैसे कि बाल अपराध, संरक्षण की जरूरत वाले बच्चे, बाल मजदूरी आदि। और सांकेतिक भाषा विशेषज्ञ मतलब क्या हो गया? वे लोग जो संकेतों यानी कि साइन लैंग्वेजेस के जरिए
जो बच्चे बोल नहीं पाते, जो बच्चे सुन नहीं पाते, उन बच्चों से ये संकेतों के माध्यम से, साइन लैंग्वेज के माध्यम से संवाद करते हैं, बात करते हैं, तो उन्हें सांकेतिक भाषा विशेषज्ञ कहते हैं। और अब उनको न्यायिक पैनल में शामिल किया जाएगा। उद्देश्य क्या है ऐसा करने का कि अगर कोई बच्चा बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता, तो उसे न्यायिक प्रक्रिया को समझने में इसके जरिए आसानी होगी। और अभी पंजाब इस तरह से पहला राज्य बन गया है जिसने किशोर न्याय प्रणाली में साइन लैंग्वेज एक्सपर्ट्स को शामिल किया है। ये प्रश्न है। अब बात पंजाब की है, तो ये रहा मैप में पंजाब। देखो, पंजाब की कैपिटल चंडीगढ़ हो गई है, मुख्यमंत्री भगवंत मान, गवर्नर है गुलाब चंद कटारिया। अब कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्न देखें हम पंजाब से, तो 100% नल के पानी के कनेक्शन के साथ भारत का 5वां हर घर जल राज्य बना था पंजाब। दुर्घटना हॉटस्पॉट को मैप करने वाला पहला राज्य बना पंजाब। मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए सर्जन मोबाइल ऐप को लॉन्च किया था पंजाब ने। पंजाब सरकार ने महिलाओं और बच्चों को हिंसा से बचाने के लिए प्रोजेक्ट हिफाजत लॉन्च किया। होला मोहल्ला त्योहार यहाँ मनाया गया। सांकेतिक भाषा में कार्यवाही प्रसारित करने वाली भारत की पहली विधानसभा ये पंजाब की बनी थी। पंजाब सरकार किस वन्यजीव अभ्यारण्य में राज्य की पहली तेंदुआ सफारी स्थापित करेगी, तो ये झज्जर में है, बचोली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और भारत का पहला लकड़ी का गुरुद्वारा कहाँ पर स्थापित किया गया, पंजाब के फजलका में। मुख्यमंत्री सेहत योजना, इसमें प्रत्येक परिवार को हर साल 10 लाख रुपए का निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा। दुनिया के सबसे बुजुर्ग मैराथन धावक ये पंजाब से थे। नाम था, या इन्हें कहूँ कि पगधारी बवंडर के नाम से ये प्रसिद्ध थे। और बैलगाड़ी दौड़ और कबूतर दौड़ जैसे विरासत खेलों पर से 28 साल पुराना प्रतिबंध अभी पंजाब ने हटा दिया है। तो ये सब बातें पंजाब से ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में क्या पूछ रहे हैं कि लद्दाख का पहला वनस्पति उद्यान ये कहाँ पर बनाया जा रहा है, तो आंसर होगा श्योक गांव में। तो अभी लद्दाख का पहला वनस्पति उद्यान ये श्योक गांव में बनाया जा रहा है, जो कि पूर्वी लद्दाख में स्थित है। ये उद्यान श्योक नदी के पास 10 हेक्टेयर बंजर भूमि पर विकसित किया जा रहा है। ऐसा करने का उद्देश्य लद्दाख की वनस्पतियों, जीवों, फलों और औषधीय पौधों का संरक्षण करना। और ये श्योक गांव ये पूर्वी लद्दाख में गलवान घाटी के मार्ग पर स्थित है, जो भविष्य में युद्ध क्षेत्र पर्यटन के लिए प्रस्तावित है। तो याद रखेंगे, लद्दाख का पहला वनस्पति उद्यान ये कहां पर बनाया जा रहा है, श्योक गांव में, जो कि श्योक नदी के पास है। अब बात लद्दाख की हो रही है, तो लद्दाख लेकर के चलते हैं आपको। ये रहा मैप में लद्दाख। देखो, कैपिटल इसकी लेह भी है, कारगिल भी है। लेफ्टिनेंट गवर्नर कविंदर गुप्ता है। कुछ जीआई टैग्स जो लद्दाख से मिले, पश्मीना ऊन हो गया, सीबक थॉर्न, रक्त से खुबानी, लद्दाख की लकड़ी की नक्काशी, इन सबको जीआई टैग मिला हुआ है। यहाँ के कुछ फेस्टिवल्स की बात करें, लोसर फेस्टिवल, स्पितुक गस्टर फेस्टिवल, हेमिस फेस्टिवल, नोमेडिक फेस्टिवल, जांस्कर महोत्सव, हेमिस गोम्पा उत्सव, दोस मोचे उत्सव हो गया। भारत का पहला डार्क नाइट स्काई रिजर्व ये बनेगा लद्दाख के हेनले में। दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई अड्डा बनेगा लद्दाख के न्योमा में। 5 नए जिले बनेंगे लद्दाख में, उनके नाम है जांस्कर, द्रास, शाम, नुब्रा, चांगथांग। और भारतीय सेना ने कहाँ पर पर्वत प्रहार अभ्यास किया था, लद्दाख में ही। और भारतीय सेना ने ऊंचाई वाले क्षेत्रों के लिए हिम ड्रोनेथॉन 2 कार्यक्रम का आयोजन भी किया था लद्दाख में। लद्दाख में एशिया की सबसे बड़ी दूरबीन स्थापित की गई है, इसका नाम है मेजर एटमॉस्फेरिक चेरेनकोव एक्सपेरिमेंट। इसे लद्दाख के हानले वेधशाला में रखा गया। लद्दाख में काकसर ब्रिज का नाम बदलकर कैप्टन अमित भारद्वाज सेतु कर दिया गया। कुछ और प्रश्न देखो, लद्दाख में पैगोंग झील के किनारे भारतीय सेना ने 14,300 फीट की ऊंचाई पर छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया। और छत्रपति शिवाजी महाराज, इनको भारतीय नौसेना का जनक माना जाता है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 अभी 5वां संस्करण हुआ, कहाँ पर, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में। इस पे टॉप पे भारतीय सेना रही थी। खुबानी ब्लॉसम फेस्टिवल ये हुआ लद्दाख में। भारत का पहला 3D प्रिंटेड सैन्य बंकर ये कहाँ पर बनाया गया, लद्दाख में, IIT हैदराबाद ने बनाया। राष्ट्रपति जी ने अध्यादेश के माध्यम से लद्दाख में कितनी भाषाओं को आधिकारिक भाषा के रूप में नामित किया, 5। कौन कौन सी, अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, भोटी और पुर्गी। पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता का दर्जा हासिल करने वाला भारत का पहला यूनियन टेरिटरी लद्दाख ही है। और पहला और दूसरा राज्य बना था फिर मिजोरम और गोवा। इसके बाद एक और राज्य बन गया, आप बताओ उस राज्य का नाम क्या है। बाकी इंडियाज फर्स्ट कमर्शियल हाइड्रोजन बस ये लॉन्च की गई लद्दाख में, इसको बनाया एनटीपीसी ने। इसरो ने कहाँ पर अभी होप मिशन सेटअप स्थापित किया था, ये अभी 2-4 दिन पहले ही हमने पढ़ा था, लद्दाख में, लद्दाख के तसोकार घाटी में। ठीक है, तो लद्दाख से सारे करंट अफेयर्स जो बने मैंने आपको रिवाइज करा दिए, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देख।
फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में किस आईआईटी ने एआई संचालित शिक्षण ऐप इसका नाम है टूटूज इसको लॉन्च किया है? तो आंसर होगा आईआईटी पलक्कड़। तो अभी आईआईटी पलक्कड़ ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए भारत का पहला एआई संचालित लर्निंग एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। इस एप्लीकेशन का नाम याद रखना, टूटूज इसका नाम है, और इसको लॉन्च किया अभी हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने। किसने तैयार किया याद रखना, आईआईटी पलक्कड़ ने। एप्लीकेशन का नाम है टूटूज। अब इसी तरह से कुछ और आईआईटी जो अभी न्यूज में रहे थे वो मैं आपको रिवाइज कराऊंगा। अभी डीआरडीओ ने हल्के वजन वाली बुलेट प्रूफ जैकेट अभेद डेवलप किया आईआईटी दिल्ली के सहयोग से। आईआईटी मद्रास ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कहां पर खोलने की घोषणा की? दुबई। एमोलेड डिस्प्ले तकनीक के लिए अनुसंधान केंद्र कहां पर शुरू किया गया? आईआईटी मद्रास। आईआईटी बॉम्बे दर्द रहित इंजेक्शन के लिए सुई रहित शॉक सिरिंज विकसित की। आईआईटी मद्रास इसने भारतीय कृषि में डिजिटल क्रांति लाने के लिए प्रोजेक्ट विस्तार शुरू किया। आईआईटी हैदराबाद डीआरडीओ के साथ मिलकर ये भारत की सबसे बड़ी मेटल 3D प्रिंटिंग मशीन को लॉन्च किया। और आईआईटी इंदौर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मिनिस्ट्री के सहयोग से एग्री हब नाम से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च किया। आईआईटी मद्रास भारत का पहला कैंसर जीनोम एटलस लॉन्च किया। आईआईटी गुवाहाटी इसने सेना के साथ मिलकर या सेना के लिए उच्च ऊंचाई पर बांस आधारित बंकर विकसित करने के लिए समझौता किया था। और भारत का पहला 3D प्रिंटेड सैन्य बंकर ये कहां पर बनाया गया? लद्दाख में, आईआईटी हैदराबाद ने। उसके अलावा दिल्ली सरकार ने किसके साथ मिलकर या किसके सहयोग से वायु प्रदूषण को कम करने के लिए क्लाउड सीडिंग की घोषणा की थी? आईआईटी कानपुर। और अभी हमने 2 दिन पहले ही पढ़ा था कि अभी हमारे जो आर्मी चीफ है उपेंद्र द्विवेदी, उन्होंने किस आईआईटी में अग्निशोध नाम से एक रिसर्च सेल की स्थापना की थी? तो याद रखना आईआईटी मद्रास में। ठीक है, तो ये सब आईआईटी जो भी न्यूज में थे मैंने आपको रिवाइज कराया, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में 12वें विश्व खेलों का आयोजन ये कहां पर किया जा रहा है? तो आंसर होगा चाइना में। हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड गेम्स 2025 की। इस बार इसका ये 12वां संस्करण हुआ। कहां पर? चीन के चेंगडू शहर में पहली बार चाइना ने इसको होस्ट किया है। अभी 7 अगस्त को ये शुरू हो गया था, 17 अगस्त तक ये चलेगा। और इसमें 34 खेलों में खिलाड़ी स्पर्धा कर रहे हैं। भारत की ओर से 17 खिलाड़ी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। वर्ल्ड गेम्स की बात कर लें तो इसकी शुरुआत 1981 में हुई थी। पहला जो संस्करण था वो अमेरिका में हुआ था, उसमें अमेरिका विजेता रहा था। अमेरिका मतलब टॉप पे रहा था। हर 4 साल में होता है। तो इसका जो लास्ट एडिशन था, मतलब 11वां एडिशन, वो भी अमेरिका में हुआ था और उसमें जर्मनी विजेता रहा था। और अभी 2025 में इसका जो 12वां एडिशन है वो चाइना में चल रहा है। अगला जो एडिशन है 2029 में होगा, 13वां एडिशन, वो कहाँ पे होगा? जर्मनी में होगा। ठीक है, ये तो वर्ल्ड गेम्स के बारे में मैंने आपको बता दिया। लेकिन अभी हमने क्या पढ़ा? ये चाइना में हो रहा है। तो चाइना में आपको करके चलता हूँ। ये रहा मैप में चाइना, चांदनी चौक टू चाइना, ये रहा चाइना। कैपिटल बीजिंग हो गई। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है यहाँ पे। करेंसी अरेंजमेंट भी है, प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग। और देखते हैं चाइना भी किन किन कारण से न्यूज में था। जैसे कि चाइना, याद रखना, कोल्ड सीप नाम से डीप सी स्पेस स्टेशन बनाएगा। कहां पर? दक्षिण चीन सागर में, 2000 मीटर की गहराई में। फिडे महिला विश्व चैंपियनशिप 2025 चीन में हुई थी। जीता भी चीन की खिलाड़ी है जू वेंजुन ने ही। दुनिया का पहला थोरियम मोल्टन सोल्ट परमाणु रिएक्टर चीन ने शुरू किया गोबी रेगिस्तान में। दुनिया की पहली ह्यूमैनॉइड रोबोट हाफ मैराथन ये हुई थी चाइना में। दुनिया का पहला वाणिज्यिक 10G ब्रॉडबैंड नेटवर्क ये लॉन्च किया चाइना ने। चीन ने गैर परमाणु हाइड्रोजन बम का परीक्षण किया और इसमें मैग्नीशियम हाइड्राइड का इस्तेमाल किया गया। ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2025 आई थी, उसमें भारत 4थे स्थान पे था, टॉप पे चाइना था। और अभी 11वां महिला एशिया हॉकी कप टूर्नामेंट हुआ था 2025 में, 11वां संस्करण था नहीं, मतलब ये अभी होगा, सितंबर में होगा, चाइना के हांगझाऊ में। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का नया अध्यक्ष ये बनेंगी जू जियाई, ये चाइना से हैं, 2026 जनवरी से अपना पद संभालेंगी। आप बता दो अभी वर्तमान में इसके अध्यक्ष पद पर कौन है, ये आपके लिए प्रश्न बनता है। बाकी अभी बिना बारूद का ब्लैकआउट बॉम्ब ये भी तैयार किया चाइना ने ही। तो चाइना से ये सभी प्रश्न करंट अफेयर्स में बने हुए थे, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हाल ही में भारत छोड़ो आंदोलन दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर हो जाएगा 8 अगस्त को। तो हर साल 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन दिवस या अगस्त क्रांति दिवस बोल दो या क्विट इंडिया मूवमेंट डे के रूप में मनाया जाता है। अच्छा, 8 अगस्त को ही क्यों? क्योंकि आपको पता है भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत ये कब हुई थी? 8 अगस्त 1942 को हुई थी। इस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी जी ने किया था और महात्मा गांधी जी ने 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के बॉम्बे अधिवेशन में इसकी शुरुआत की थी। और भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है।
इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से तत्काल और पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करना। तो याद रखना सिंपल सा कि भारत छोड़ो आंदोलन दिवस ये हम मनाते हैं 8 अगस्त को। इसे वो अगस्त क्रांति दिवस भी पूछ सकता है तो भी आंसर 8 अगस्त ही होगा, या क्विट इंडिया मूवमेंट डे कैसे भी पूछ सकता है। मैंने तीनों बता दिया। अब अगस्त में कौन कौन से दिवस हम मना चुके हैं एक बार देख लो, ज़्यादा नहीं है। 1 अगस्त को ही 4 दिवस हो गए। राष्ट्रीय पर्वतारोही दिवस, वर्ल्ड वाइड वेब डे, वर्ल्ड लंग कैंसर डे और मुस्लिम महिला अधिकार दिवस। 3 अगस्त को नेशनल ऑर्गन डोनेशन डे, 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस और 7 अगस्त को एक तो महाराष्ट्र ने हमने कहा MS स्वामीनाथन जी की जयंती को सतत कृषि दिवस के रूप में मनाया, और राष्ट्रीय हथकरघा दिवस होता है, भाला फेंक दिवस होता है, और आज हमने पढ़ा 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन दिवस होता है। ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में किसे ऑस्ट्रेलियाई पर्यटन अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? तो आंसर होगा सारा तेंदुलकर को। हाँ, सचिन तेंदुलकर की बेटी है सारा तेंदुलकर। हमारी भाभी कैसी हो? सारा भाभी जैसी हो। और इन्हीं को अभी ऑस्ट्रेलिया के इंटरनेशनल टूरिज्म यानी कि ऑस्ट्रेलिया टूरिज्म अभियान, जिसका नाम है कम एंड से गुड डे, इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। तो सारा तेंदुलकर जिस कम एंड से गुड डे कैंपेन की ब्रांड एम्बेसडर बनी है, इसका बजट 130 मिलियन $, यानी कि लगभग 1140 करोड़ रुपए है, और ये 2 साल तक चलेगा ये अभियान। और इस अभियान का उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को ऑस्ट्रेलिया की यात्रा के लिए प्रोत्साहित करना। तो सिंपल सा याद रखो, अभी ऑस्ट्रेलिया पर्यटन अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है हमारी सारा भाभी को, यानी कि सारा तेंदुलकर को। अच्छा, आप लोग मुझे बताना, अभी मालदीव ने एक भारतीय एक्ट्रेस है, उनको अपना टूरिज्म एम्बेसडर बनाया था, उनका नाम बताओ आप। बाकी 2-3 प्रश्न और हैं, जैसे कि अभी फीबा महिला एशिया कप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया था मियाओ लीजी को, चीन की बास्केटबॉल प्लेयर है ये। और ये जो चैंपियनशिप है यानी कि फीबा वुमेन्स एशिया कप 2025, ये हुआ कहाँ पे? चाइना के शेंजन शहर में। इसी तरह से ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2025 के लिए ग्लोबल एम्बेसडर बनाया था क्रिस्टियानो रोनाल्डो को, और ये अभी कहाँ पर हुआ था? ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप ये रियाद सऊदी अरब में हुआ था। और वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर ये कंगना रनौत को बनाया। बाकी इंडियन गोल्फ प्रीमियर लीग का ब्रांड एम्बेसडर युवराज सिंह को बनाया, और झारखंड पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी बने। ठीक है, तो ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे, अभी हाल ही में जारी फॉर्चून की 100 सबसे शक्तिशाली कारोबारी लोगों की सूची में किस भारतीय को शामिल किया गया? तो आंसर होगा मुकेश अंबानी को। तो अमेरिका की ग्लोबल बिजनेस मैगजीन है फॉर्च्यून, और इसी ने अभी टॉप 100 पावरफुल पीपल इन बिजनेस नाम से एक लिस्ट को जारी किया है, और ये इस लिस्ट का दूसरा संस्करण है। मतलब इसमें 100 सबसे शक्तिशाली कारोबारियों को शामिल किया गया है, उनकी ये सूची है। इसमें टॉप पर कौन है? जेनसेन हुआंग, एनवीडिया कंपनी के CEO हैं। वहीं भारत से रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के CMD मुकेश अंबानी को 2025 की इस लिस्ट में शामिल किया गया है। इस लिस्ट में कौन से रैंक दी गई है इनको? 56 रैंक पे इनको रखा गया है। तो ये भारतीय हैं, तो इनका नाम आप ध्यान रख लेना। वैसे और भी भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, लेकिन वो भारतीय मूल के हैं, लेकिन ये भारतीय हैं, तो ये नाम आप ध्यान रखें, मुकेश अंबानी, और पहले स्थान पर कौन है। बाकी ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा। अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को सपोर्ट जरूर कीजिएगा, इसे अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर करना। वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं किया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। और क्विज इसकी डेली बन जाती है आपकी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे, तो क्विज लगाते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, ताकि ये चीजें आपके टच में रहे और आपका रिवीजन होता रहे। तो कल पहला प्रश्न पूछा था, वैश्विक AICTE इंडेक्स 2025 में बेंगलुरु को कौन सा स्थान मिला? 26वां। फिर पूछा, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 107वां सदस्य देश बना कौन सा? मोल्दोवा। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया गया 7 अगस्त को। क्षमता निर्माण आयोग का अध्यक्ष बनाया गया S राधा चौहान को। द कॉन्साइंस नेटवर्क किस बुक को लिखा? सुगाता श्रीनिवास राजू ने। और WHO ने किसे कैंसरकारी घोषित किया? हेपेटाइटिस D को। और लड़कियों की उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अभी मुख्यमंत्री नियुक्त मोइना असोनी 2.0 योजना को शुरू किया असम ने। ध्रुव स्पेस पहला व्यावसायिक मिशन लीप 1 किससे लॉन्च करेगा? तो फॉल्कन 9। इंडसइंड बैंक के MD CEO बन गए राजीव आनंद। देश की पहली तीरंदाजी लीग का आयोजन ये कहां पर किया जाएगा? तो आंसर होगा दिल्ली। चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल आपसे पूछा था कि किस देश ने रिकॉर्ड समय में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड ट्रेन स्टेशन बनाया? तो आंसर होगा जापान। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।